चले वो केट लगा देंगे कि तो कोई ना कोई प्रोसीजर तो फॉलो होता होगा ना, कि नहीं होता होगा? कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा जिससे हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल होती होगी। तो वो क्या प्रोसेस लगाते होंगे, किस तरह से हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल होती होगी? बताएं जरा। देखिए, थोड़ा सा जहन पे अगर जोर डाल लें आप, तो एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड, यानी कि हमें हैजर्ड के हवाले से इंफॉर्मेशन कहाँ से मिले, ठीक है? तो हैजर्ड के हवाले से इंफॉर्मेशन आपको कहाँ कहाँ से मिलेगी? आपको प्रीवियस एक्सीडेंट डाटा से मिल जाएगी, एक्सीडेंट रिकॉर्ड से, आपको लेजिस्लेशन से मिल जाएगी, जो मुल्की कवानीन है उससे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग हैजर्ड्स, और तीसरी मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन से मिल जाएगी, यानी मैन्युफैक्चरर जो इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं उससे आपको पता लग जाएगा कि किस किस टाइप के हैजर्ड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? क्योंकि वो भी अपनी जो लीफलेट बुकलेट आपको देगा मैन्युफैक्चरर, उसमें बताएगा कि मैं जो आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ उसमें क्या क्या हैजर्ड्स हैं। तो तीन तरीके जो जिसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं होगा, बीइंग एचईसी प्रोफेशनल, मेरा ये अमल दखल होगा कि बस मैं वहां से देखूंगा और उसी चीज को एज इट इज लेके चलूंगा। दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप वुड बी कि मैं आइडेंटिफाई करूं कि एक्सीडेंट रिकॉर्ड कितना है, क्या है, और एक्सीडेंट रिकॉर्ड में से इंफॉर्मेशन गैदर करूं, क्योंकि एक्सीडेंट जो प्रीवियस डाटा होगा उससे में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होंगी, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स मुझे बताएंगे कि क्या क्या हैजर्ड्स अराइज होते रहे हैं और किस किस वजह से एक्सीडेंट पेश आते रहे हैं। एक तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। एक कवानीन हो गए, लेजिस्लेशन। कानून क्या बताते हैं? कानून बताते हैं कि यार कि हम किस चीज को अलाउ नहीं करते और क्यों क्यों अलाउ नहीं करते और उसकी बेस पे क्या सजा मिलेगी। तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या खतरात होते हैं स्पेसिफिक इंडस्ट्री में। और थर्ड आपके पास मैन्युफैक्चर इंफॉर्मेशन। मैन्युफैक्चर ने एक प्रोडक्ट बनाई और प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या किया, उसकी एक बुकलेट भी बना दी, मैनुअल भी बना दिया, जिसमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे हैजर्ड्स मौजूद हैं। जो आपके करने वाला काम है वो है चौथा काम, ठीक है? वो अभी मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। तीन जो तरीके काम है वो है, आपको डाटा मिल जाएगा, रिकॉर्ड मिल जाएगा, उसमें आपका ऐसा कोई अमल दखल नहीं होता। सो हमने आइडेंटिफाई जब हैजर्ड्स करना है तो हमारे पास डिफरेंट ये कैटेगरीज है हैजर्ड की। ये देखें, हैजर्ड क्या है? केपेबल ऑफ कॉजिंग फिजिकल इंजरी, और इस तरह से हमें फिजिकल इंजरी हो सकती है कि वर्क एट हाइट से कोई गिर सकता है, कोई ऊपर से हमारे से ऑब्जेक्ट गिर सकता है, मूविंग व्हीकल, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स। यानी उन्होंने डिफरेंट टाइप बताई है कि इंसान को इसके अलावा भी इंसान को खतरा लायक होते हैं साइड पे जब वो काम कर रहा होता है, या इवन नॉर्मल लाइफ में भी डिफरेंट खतरात से इंसान जूझ रहा होता है दिन भर में। और हेल्थ के हवाले से वो बता रही है कि कोई भी ऐसा काम आप करते हो, ऑक्यूपेशनल काम करते हो, जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ डैमेज होती है, आपको इंटरनल किसी भी तरह से डैमेज आता है आपकी हेल्थ को, आपके गुर्दे, फेफड़े, दिल, इवन मेंटल फटीग, मेंटल इल हेल्थ कॉज होती है। तो वो आपको बता रहा है कि कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन जो आप कर रहे होते हो और वो आपको इल हेल्थ कॉज कर सकता है, वो हेल्थ की कैटेगरी में लाएगा। एब्सेंस ऑफ इल हेल्थ और डिजीज की डेफिनेशन हमने देखी। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के जो मेथड्स हैं वो है हमारे पास चार, राइट? तीन मैंने आपको बता दिए कि लेजिस्लेशन है जो स्टैंडर्ड या गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बनी होती है, तो हमें वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हमें मैन्युफैक्चरर से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मैन्युफैक्चरर से इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, वो बता देता है हैंडबुक्स के थ्रू कि हम मेरी प्रोडक्ट में क्या हैजर्ड्स हैं। और लास्टली एक्सीडेंट डाटा या इंसिडेंट डाटा, जिसमें एक्सीडेंट, नियर मिस, इल हेल्थ सबके डाटा मौजूद होते हैं। तो हमें पता लग जाता है कि किस वजूहात की बेस पे ये हैजर्ड जो है हैजर्डियस इवेंट में कन्वर्ट हुआ। अब मुझे एक चीज आप बताइए, केमिकल सेफ्टी डाटा शीट को पता है किसी को क्या होती है? सर वो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट MSDS, उसमें लिखा होता है कि यानी कैसा कौन सा मटेरियल है, कैसा मटेरियल है, फ्लेमेबल है, नॉन फ्लेमेबल है, अगर इसके किसी मिकदार तक यूज करना है, यानी कि उसमें बताया होता है कैसे यूज करना है, इसकी सेफ्टी यानी प्रिकॉशंस क्या हैं, ठंडे यानी किस टेम्परेचर पे रखना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें मेंशन एक्सेट्रा। होती हैं। यानी कि बेसिकली इसको MSDS भी कहते हैं, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट भी कहते हैं।
इसको केमिकल सेफ्टी डाटा शीट भी कहते हैं, या इसको खाली SDS भी कहते हैं, सेफ्टी डाटा शीट भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है सेफ्टी, ये नॉर्मली केमिकल सेफ्टी से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है, यानी जहाँ पे भी साइट पे अगर आप कोई किसी भी टाइप का केमिकल यूज करते हो तो उसके साथ उस केमिकल की MSDS होना जरूरी है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट होना जरूरी है। पहली चीज तो ये आपने ध्यान में रखनी है। और डाटा शीट होती कैसी है, क्या ये जो डाटा शीट है ये सेम उसी प्रिंसिपल पर बनी होती है जिस प्रिंसिपल पे आपके घर में आप कोई मेडिसिन लाते हो और उसमें मेडिसिन के अंदर एक लीफलेट पड़ा होता है। ठीक है, मेडिसिन के अंदर एक पेज पड़ा होता है ना जिसपे लिखा होता है कि इसका केमिकल फार्मूला क्या है, ये कितनी उम्र के बच्चों के लिए है, आपने किस जगह पे स्टोर करना है, टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीज, ये लीफलेट कभी देखे आप लोगों ने किसी भी सिरप के अंदर, किसी मेडिसिन के अंदर पड़ा हुआ? क्या आप लोगों के घर कभी दवाई नहीं आई? नहीं सर देखो। ठीक है, तो उसी तरह का बेसिकली केमिकल सेफ्टी डाटा शीट भी वैसी ही होती है, और उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन कन्वे की गई होती है कि ये केमिकल कैसे रिएक्ट करता है, ये फ्लेमेबल है कि नहीं है, इसकी रिएक्टिविटी कैसी है, अगर ये कहीं पे केमिकल स्पिल हो जाता है तो उसको कैसे क्या नाम है वहाँ से स्पिलेज रिमूव करनी है, और ये केमिकल किस किस प्रोडक्ट के साथ आपने नहीं यूज करना है, ये केमिकल अगर इसकी केस में आग लगती है तो आग को बुझाओगे कैसे। सारे सेफ्टी प्रिकॉशन इसमें सेफ्टी डाटा शीट में गिवन होते हैं, हमें बताए गए होते हैं कि हम क्या क्या चीज करें। हमारे जो करने वाला काम है ना वो ये है, ये टास्क एनालिसिस। हम टास्क एनालिसिस बेसिकली JSA जैसा काम होता है। टास्क एनालिसिस में हम करते क्या हैं, इसमें एक वर्ड यूज होता है SREDIM का, SREDIM, SREDIM। SREDIM से मतलब ये है कि यू हैव टू सिलेक्ट द टास्क, यानी SREDIM का S जो है SREDIM, ठीक है। SREDIM के S से मुराद ये है कि आप पहले टास्क सिलेक्ट करो कौन सी कर रहे हो, आप वर्क एट हाइट कर रहे हो, आप वेल्डिंग का काम कर रहे हो, आप ब्लास्टिंग का काम कर रहे हो, आप ग्राइंडिंग का काम कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो आप। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक्टिविटी क्या होगी, सिलेक्ट द टास्क। सेकंड आपके पास है SREDIM में R से क्या बनता है, रिकॉर्ड ईच स्टेज ऑफ द टास्क, यानी आपने काम करते हुए जो भी स्टेप्स आते हैं, जो भी आप 10 स्टेप लोगे, 12 स्टेप में डिवाइड करोगे, 15 स्टेप्स में डिवाइड करोगे, हर स्टेप को आपने रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चाय भी बनानी है घर में तो उसका भी स्टेप्स हैं। आप चूल्हा जलाते हो, चूल्हा जलाने से पहले आप माचिस का इंतजाम करते हो, गैस ऑन करते हो, आप देचकी ढूंढते हो, उसमें पानी डालते हो, चीनी डालते हो, ये सारे डिफरेंट स्टेप्स हैं। इसी तरह कोई भी काम अगर आपने करना है तो उसके हर स्टेप को रिकॉर्ड करोगे, ये हर स्टेज को रिकॉर्ड करोगे। वंस यू हैव रिकॉर्डेड ईच स्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क, मैं अभी टास्क कंसीडर कर लेता हूँ क्रेन लिफ्टिंग की। क्रेन लिफ्टिंग की हमारी टास्क थी, उस टास्क के हमने सारे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। फिर हम थर्ड स्टेप है हमारा ई फॉर एवेल्युएट। एवेल्युएट का मतलब है जांचो के हर स्टेप से एसोसिएटेड क्या रिस्क है। हमने टास्क को अब स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। अब टास्क को स्टेप्स में डिवाइड करने के बाद हम स्टेजेस देखेंगे, एवेल्युएट करेंगे कि हर स्टेज पे क्या क्या रिस्क था। जब हमें पता लग गया कि रिस्क लेवल क्या है हर स्टेज से एसोसिएटेड, फिर हम उस काम से रिलेटेड सेफ वर्किंग मेथड्स डेवलप करेंगे। डी जो है वो है डेवलप सेफ वर्किंग मेथड्स। कैसे सेफ वर्किंग मेथड्स बनाएंगे जिससे ये काम बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी प्लांट एंड इक्विपमेंट को नुकसान दिए या वर्क प्लेस को नुकसान दिए या पर्सन को नुकसान दिए ये काम हो जाए। डेवलपमेंट से अगला स्टेज क्या आती है, आई इम्प्लीमेंटेशन। देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट द सेफ वर्किंग मेथड्स। आपने जो डेवलप किए उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड वंस यू हैव इम्प्लीमेंटेड योर स्टेप्स, आपका लास्ट जो स्टेप है SREDIM का वो है मॉनिटर। तो आपने मॉनिटर टू चेक फॉर इट्स इफेक्टिवनेस, आपने मॉनिटरिंग करनी है, देखना है कि ये जो सारे स्टेप्स लिए हैं आपने आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्या ये इफेक्टिव हैं या इनइफेक्टिव साबित हुआ। ठीक है, तो दिस इज योर SREDIM, जिसको टास्क एनालिसिस कहते हैं। ये हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन की एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आप टास्क को सिलेक्ट करते हो, आप टास्क के हर स्टेज को रिकॉर्ड करते हो,
आप एवेलुएट करते हो कि जो भी रिस्क एसोसिएटेड है ईच स्टेज से, देन यू डेवलप द सेफ वर्किंग मेथड्स कि क्या काम करने के सेफ प्रोसीजर्स होंगे। कोई भी एक्टिविटी, ये जो आप पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, हमने फिर सिर्फ डेवलप नहीं करने वो प्रोसीजर, हमने उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना है और फिर देखना है, सुपरविजन करनी है, मॉनिटरिंग करनी है कि ये जो हमने स्टेप लगाए हैं फ्रीडम के, ठीक है, आई तक इम्प्लीमेंटेशन तक क्या इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, ये एक तरीकेकार आइडेंटिफिकेशन का है जो आपके करने वाला है। टास्क एनालिसिस आपने करना है, बाकी जो तीन है मैन्युफैक्चर इंफॉर्मेशन, लेजिस्लेशन, इंसिडेंट डाटा, वो आपके करने वाला नहीं है, वो डाटा पहले से रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ आइडेंटिफाइंग द हैजर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन। जो सेकंड स्टेप है रिस्क असेसमेंट का, वो क्या है, जरा जहन पे जोर डालें, IIERR को याद रखें। तो पहला स्टेप हो गया आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। दूसरा स्टेप क्या है, Identify the people. आइडेंटिफाई द पीपल हु मे बी हार्म्ड एंड हाउ। उन लोगों को आइडेंटिफाई करो जिनको नुकसान पहुंच सकता है और कैसे कैसे नुकसान पहुंच सकता है। तो मुझे आप लोग बताएंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको साइड पे काम करते हुए नुकसान पहुंच सकता है, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या क्या क्या, क्या जहन में आता है आपके? बच्चे, बूढ़े, बीमार। देखिए आप साइड पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें तो वहाँ पे हॉस्पिटल बच्चे, तो हाँ है सर। नहीं है, तो हमने प्रोफेशनल लोगों की बात करनी है कि जिनको नुकसान पहुंच सकता है, जो वहाँ पे सर आसपास जिनका इंटरेक्शन हो सकता है, सर जिसमें पहले मेरे पहले को तो भी एम्प्लॉयज, जो उधर काम कर रहे हैं वर्कर्स हैं या वर्कर्स, ऑपरेटर्स हैं, एम्प्लॉयज, मशीनों के ऑपरेटर। या कोई मेंटेनेंस के लिए कोई स्टाफ बाहर से आया हो, ठीक है, जी सर, या या आपके जेनिटोरियल स्टाफ कॉन्ट्रैक्टर है, जो वहाँ सफाई। काम कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, या जनरल विजिटर्स अगर आपकी साइट पे आए हैं, एम्प्लॉयज तो है ही है ना, वो तो वहाँ काम करें। इसके अलावा विजिटर्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई मेंटेनेंस के लिए या क्लीनिंग के लिए आपने बंदा बाहर से बुलाया हुआ है। तो ये सारे वो लोग हैं जिनको खतरा हो सकता है। जनरल पब्लिक भी, अगर आसपास पब्लिक रहती है और आप कोई हैजिडियस गैस पे काम कर रहे हो तो वो भी उस असरात का ज़ेरे असर आएगी। ठीक है, उसके बाद एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं वल्नरेबल पीपल। क्या कहते हैं? वल्नरेबल पीपल, VULNERABLE। वल्नरेबल पीपल वो लोग होते हैं जिनको बाकियों के मुकाबले में ज्यादा खतरात होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू हैजर्ड, उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। अब ये जो वल्नरेबल की कैटेगरी है ना, ये समझने की जरूरत है यहाँ पे कि ये ऐसे कौन से लोग हैं। आपके ख्याल में वल्नरेबल की कैटेगरी में कौन लोग आएंगे? मैंने एक वर्ड भी आपके लिए बोल दिया है, वो लोग जिनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। तो आपके ख्याल में कौन कौन सी कैटेगरीज आ रही है, कौन से लोग होंगे जिनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है? सर अभी जो मैंने बताया है सर, बच्चे, वो प्रेग्नेंट वुमेन्स होगी। बच्चे में इसमें मैं ये ले लेता हूँ अंडर एज जो लोग हैं और काम कर रहे हैं, जी जी ठीक है, जी। यंग है और रिलेटिवली। ज्यादा ये यंग होने से क्या है, इनएक्सपीरियंस होंगे, कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, इमोशनल होंगे, ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए वो वल्नरेबल की कैटेगरी में लाया करते हैं। और सर डिसेबल्ड पर्सन। डिसेबल पर्सन, किसी फॉर्म में डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है। टांग टूटी हुई है, दिखाई से ही नहीं देता, सुनाई से ही नहीं देता, हाथ कटा हुआ है, ये टेम्परेरी तौर पे अगर आपको फ्रैक्चर आया हुआ है या परमानेंट तौर पे हुआ है, तो दोनों केस में आपको उस कैटेगरी में अलाउ करोगे, वल्नरेबल पीपल की कैटेगरी में, जिनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। और सर प्रेग्नेंट वुमेन भी आ सकती हैं। प्रेग्नेंट वुमेन, एक्सपेक्टेड मदर्स भी आ सकती हैं, क्योंकि वो उनको एक एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। वो लॉन्ग टर्म जॉब नहीं कर सकती हैं, यानी कि 8 घंटे से ज़्यादा की, एक शिफ्ट से ज़्यादा की ड्यूटी नहीं कर सकेंगी, नाइट टाइम ड्यूटी नहीं कर सकेंगी, ऐसा काम नहीं कर सकेंगे जिसमें वजन उठाना पड़ेगा। स्पेसिफिक केमिकल्स जो उनके आसपास नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस पर काम नहीं करेंगी, बायोलॉजिकल सर्टन एजेंट्स पे काम नहीं करेंगी, ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज किया जाएगा। तो ये वल्नरेबल पीपल, उन तमाम कैटेगरी के लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे जिनको नुकसान ज्यादा पहुंचने का चांस होता है। और इसके अलावा फिर हमारे पास एक और कैटेगरी भी है, जो 3 आपने बताई है मुझे, एक्सपेक्टेड मदर्स की, यंग पर्सन की कैटेगरी बताई है आप लोगों ने मुझे, ठीक है, आप लोगों ने डिसेबिलिटी का बताया है। एक और कैटेगरी होती है जिनको कहते हैं लोन वर्कर्स।
लोन वर्कर्स कहते हैं अकेला काम करने वाले को, जैसे कि रात के टाइम पे कोई सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा है, कोई जेल ओनर है, या जेल का क्या ओनर कह रहा हूँ, सुप्रिटेंडेंट है, उसने कैदियों से डील करना है अकेले, या मेंटल असाइलम मेंटल हॉस्पिटल में कोई बंदा है अकेला उनको मैनेज कर रहा है, तो या साइड पे कन्फाइंड स्पेस पे एक बंदा अकेला घुस के काम कर रहा है, तो दे आर द पीपल जो अकेले काम करते हैं उनको ज्यादा खतरात लाग होते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। ठीक है, तो ये देखिए आइडेंटिफाई द पीपल ए हु में बी एट रिस्क में वर्कर्स ऑपरेटर्स तो आगे, उसमें मेंटेनेंस स्टाफ क्लीनर्स भी हो सकते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं जो कि बाहर से आके कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, जनरल विजिटर्स हो सकते हैं, और इवन मेंबर्स ऑफ द पब्लिक हो सकते हैं, टेस्ट पासेस भी अगर वो इफेक्ट हो सकते हैं उन डेंजरस गैसेस से जो वहाँ पे यूज हो रही होंगी, और वो लोग भी उसको इनहेल अगर करेंगे तो उनकी सेहत पे भी असरात लागू होंगे। आप हो सकता है आप H2S पे काम कर रहे हो, आप सबने पीपीज पहनी है और इतने करीब से विजिटर्स गुजर रहे हैं कि उनको भी H2S गैस का एक्सपोजर होगा, तो you need to keep your hazardous site away from general public। ठीक है, इसलिए दूर पार इलाकों में बनाया जाता है, और जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी होती है वहाँ पे नॉर्मली रिहायशी इलाका नहीं बनाया जाता उसको। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। वल्नरेबल पीपल की कैटेगरी मैंने अभी आपसे डिस्कस की है, जिसमें यंग लोग आते हैं, न्यू और एक्सपेक्टेंट मदर्स आती हैं, डिसेबल वर्कर्स आते हैं, और लोन वर्कर्स आते हैं। इसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल आगे थोड़ी सी आगे करके डिटेल लिखी है, तो हम उस डिटेल पे जाते हैं जल्दी। ये देखिए यंग पर्सन के लिए वो बता रहा है कि अंडर 18 है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, उनका तजर्बा नहीं होता, फिजिकली एंड मेंटली इमेच्योर होते हैं, मेच्योरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से गलत डिसीजन मेकिंग करते हैं। रिस्क परसेप्शन पुअर होती है, और रिस्क परसेप्शन इस वजह से पुअर होती है क्योंकि कॉम्पिटेंसी लेवल नहीं होता। They don't have the knowledge, they don't have the ability, training and experience to do a job, और बड़ी आसानी से अपनी पीयर्स की बातों में आ जाते हैं, यानी इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हैं, पुराने लोगों के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाएंगे, अगर गलत कोई भी काम कराएंगे यानी अनसेफ करवाएंगे तो करेंगे। पीयर ग्रुप प्रेशर का आपको बताया था कि जब आप एक जगह काम करते हो तो वहाँ पे ग्रुप्स पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करें या नेगेटिव सेफ्टी को कल्चर प्रमोट करें, ये ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल कल्चर पे बड़ा डिपेंड करता है। आपको पता है ये जो पाकिस्तान में खास तौर पे ये मसला था, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज का, तो उसमें वो यंग लोगों को इस्तेमाल करते होते थे, रिलेटिवली यंग लोगों को इस्तेमाल करते होते थे, 13, 14, 15 साल के लड़के, क्योंकि उनकी सोच को चेंज करना आसान होता है, इन्फ्लुएंस करना उन्हें आसान होता है, कच्ची सोच होती है। तो यंग लोगों का ये होता है मसला कि वो पीयर्स की ग्रुप की इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, ईगर होते हैं, तजस्सुस होता है हर काम करने का, तो हर जगह पे जो है ना घुसेंगे, और उस घुसने के चक्कर में अक्सर ऐसे काम अनसेफ कंडीशंस क्रिएट कर देंगे, अनसेफ कर देंगे, जिसकी में अपनी लाइफ भी खतरे में डालेंगे, दूसरों की लाइफ भी खतरे में डालेंगे, और प्लांट एंड इक्विपमेंट को भी एट स्टेक लगा देंगे। तो हम इसका कंट्रोल मेजर क्या लेते हैं? कंट्रोल मेजर बड़ा सिंपल सा लेते हैं कि भाई हाई रिस्क एक्टिविटी में तो लेके नहीं जाना ना, जहाँ पे हमें पता है कि जरा सी गलती जो है जान लेके जा सकती है या प्लांट की तबाही भी का सबब बन सकती है, तो वहां पे तो यंग पर्सन को लेके नहीं जाना। फिर हमने ऐसे लोगों को ओवर टाइम नहीं करवाना, बस जितने घंटे की ड्यूटी है उतने घंटे की इनसे ड्यूटी वर्किंग आवर्स करवाने हैं। और लास्टली इनके साथ एक ऐसा बंदा रख सकते हैं जो प्रॉपर सुपरविजन से इन सबको काम करवाए, यानी कि होता है ना जब नया कोई लड़का आता है तो उसको ट्रेन करने के लिए आप एक्सपीरियंस बंदे के साथ लगा देते हो, तो ऐसा एक्सपीरियंस बंदा हो कोई जिसको कदम कदम पे ट्रेन करे और सुपरविजन करे और बताए कि कहाँ कहाँ पे इसकी गलती है। एक्सपेक्टेंट मदर्स का जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, सर्टेन केमिकल्स और सर्टेन बायोलॉजिकल एजेंट्स इनको अटैक जल्दी कर सकते हैं। मैनुअल हैंडलिंग नहीं करेंगी, वजन नहीं उठाएंगी, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स जहाँ पे होगा वहाँ पे काम नहीं करेंगी, यानी बहुत ज्यादा हॉट या बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में। जहाँ पे वाइब्रेशन होती है, खास तौर पे यहाँ पे ड्रिलिंग का काम चल रहा होता है, तो उसके आसपास वर्क नहीं करेंगी या उस काम में इन्वॉल्व नहीं होंगी। आयनाइजिंग रेडिएशन, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज जहाँ पे प्रेजेंट है, खास तौर पे ये पाइपलाइन की पाइप की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए रेडियोग्राफी की जाती है। आप में से किसी ने रेडियोग्राफी सुपरवाइज करवाई है या देखी हुई है साइड पे? नहीं करवाई है? आरटी देखी है? जी जी, वही वही बता रहा हूँ। तो हाँ, वो उसमें कतर केमिकल्स में तो ना होती थी वो। किस पर्पस के लिए होती है?
वो मेरे ख्याल से सर खुद तो कभी सुपरवाइज नहीं की, तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो जो जॉइंट्स वगैरह वेल्डिंग वगैरह होती है उसको देखने के लिए कोई यानी एग्जैक्टली कि जॉइंट्स की स्ट्रेंथ को देखने के लिए होती है। जी जी कैमरा रेस पास करवाई जाती है और फिर देखा जाता है कि कितनी रेज वापस रिटर्न बैक हुई हैं। लेकिन ये आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, ये कैंसर कॉजिंग होती हैं, बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करती हैं, और मेल में तो फर्टिलिटी के इश्यूज भी कॉज कर सकती हैं। तो खास तौर पे जब कहीं भी रेडिएशन का साइन देखो तो उससे दूर ही रहो, ठीक है। इसका कंट्रोल मेजर भी ये होता है रेडिएशन का, कि इससे कम टाइम का एक्सपोजर हो, आपका डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, और शील्डिंग हो, बीच में कोई शील्ड हो जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। TDS कहते हैं, टाइम डिस्टेंस एंड शील्डिंग, जो आप रेडिएशन से प्रोटेक्ट होने के लिए करते हैं। और हम इसको जैसे अभी डिस्कस किया था, नाइट शिफ्ट में काम नहीं कराएंगे, ऐसा काम नहीं कराएंगे जो ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा, वायलेंस रिलेटेड काम नहीं करवाएंगे जिसमें खतरा होगा वायलेंस का। तो ये हम बेसिकली इन चीज़ों की वजह से एक्सपेक्टेंट मदर जो वनरेबल जो हमारे पास कैटेगरी है इनकी प्रेग्नेंट वुमेन की, उसमें इन वजूहात की बिना पे हम उनकी स्पेशल केयर करते हैं, या हम ये कंसिडर करते हैं कि उनको हैजर्ड से ज़्यादा खतरा है तो ऑब्वियसली कंट्रोल में उस मुताबिक लेंगे। या मैंने आपको बताया डिसेबिलिटी है, किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, लात टूटी हुई है, बाजू कटी हुई है, तो परमानेंट डिसेबिलिटी भी होती है और टेम्परेरी डिसेबिलिटी भी होती है। तो आपने देखना होता है कि इस बंदे को से हमने काम क्या कराना है। फॉर एग्जाम्पल, अंधे बंदे से हम गाड़ी नहीं चलवाएंगे, ड्राइविंग नहीं करवाएंगे, तो हमने ऐसा काम उसको देना है जो बगैर किसी डिस्ट्रप्शन के वो कर सकता है, और उसमें स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर्स भी हमने उसको लगा के देने। लास्ट कैटेगरी बड़ा मजे की है, लोन वर्कर्स, जो अकेले काम करते हैं, ठीक है। ये वल्नरेबल पीपल की कैटेगरी में लाया करते हैं। यहाँ पे लिखे है इनको खतरा क्या होता है, वायलेंस का खतरा होता है, कि अगर अकेले काम कर रहे हैं तो कोई फॉर एग्जांपल लाइक पुलिस वाला है, रात के टाइम अपनी ड्यूटी कर रहा है कहीं पे, ट्रैफिक पुलिस वाला है, अगर उसकी ड्यूटी कहीं लग गई है तो उसको डाकुओं से खतरा हो सकता है। एक बंदा सिक्योरिटी गार्ड वाला बैठा हुआ है कहीं बाहर और किसी जगह पे रात के टाइम उसको ड्यूटी दी गई है कि आपने बैठा, तो उसको खतरा हो सकता है। तो इस तरह के वायलेंस के खतरात होते हैं, ठीक है, प्रिजनर को। तो प्रिजनर ऑफिसर जो है, मेंटल हेल्थ नर्स जो है, ये इन जगहों से एक्सपोजर होता है। या इन्होंने बताया कि अगर इंजर्ड और इल हैं तो कन्फाइंड स्पेस सिटी का उन्होंने बता दिया है, ठीक है, वहां पे वो नहीं जा सकते हैं। अगर कोई बंदा बीमार है, उसको बुखार है या इंजर्ड है, तो वो कन्फाइंड स्पेस सिटी का ऑब्वियसली काम नहीं करेगा, वो वल्नरेबल कैटेगरी में आएगा। तो ये वल्नरेबल कैटेगरी थी जो हमने डिस्कस करनी थी, और हमने किया कि आइडेंटिफाई द पीपल हु मे बी हार्म्ड एंड कैसे लोग उस चीज से इफेक्ट होंगे, कौन कौन से लोग होंगे और कैसे कैसे इफेक्ट होंगे। बस ये आखिरी बात आपको थोड़ी समझा रहा हूँ, फिर कंक्लूड करता हूँ आज के लेक्चर को, कि तीसरा स्टेप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ पे आप असल काम करते हो, असल काम इस स्टेप में हो रहा होता है, वो तो आपने कैटेगरी आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है जी, कर ली। आपने यहाँ पे एवल्यूएशन ऑफ रिस्क करनी है। आपने बताना है भाई कि लाइवलीहुड कितना है, सिविरिटी कितनी है, लाइवलीहुड कितना है, सिविरिटी कितनी है, कैसे बताओगे। फॉर एग्जांपल, आप कंसीडर करते हो कि मेरी साइड पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 का लाइवलीहुड है। ये बात शायद हमने डिस्कशन शुरू में भी की हुई है इस हवाले से, पहले दोबारा बात कर लेते हैं। देखिए, रिस्क का फार्मूला है रिस्क इज इक्वल टू लाइवलीहुड मल्टीप्लाई बाय कॉन्सिक्वेंस। मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम जो लाइवलीहुड है वो है 5, और मैक्सिमम कॉन्सिक्वेंस भी है 5। तो मैक्सिमम रिस्क जो निकल सकता है वो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 निकल सकता है। ऐसे ही है, ये बात समझ में आती है कि नहीं आ रही? जी सर, आगे। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ कि मैं बीइंग अ सेफ्टी प्रोफेशनल, मैं अपनी नॉलेज को अप्लाई करता हूँ, अपनी कॉम्पिटेंसी को अप्लाई करता हूँ, तो मुझे ये समझ में आती है कि मैक्सिमम तो ये है, लेकिन मेरी जो सोच है, मेरी जो काबिलियत है, उसके मुताबिक मुझे लाइवलीहुड 4 नजर आता है 5 में से, और कॉम्पिटेंसी लेवल भी क्या नाम है, कॉन्सिक्वेंस लेवल भी 4 नजर आता है। तो 4 स्टेरिक 4 इस वक्त जो मेरी रिस्क असेसमेंट के मुताबिक मुझे रिस्क नजर आ रहा है, वो कितना नजर आ रहा है, 16, ठीक है, 16 नजर आता है। मैं कहता हूँ कि यार ये 16 ज्यादा है, मैं इसको सो फार इज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल करना चाहता हूँ, और मेरी नजर में सो फार इज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल कितना है, 5 है। इतना हो जाए या इससे कम हो जाए तो मैं कहूंगा कि ये अब रिस्क मेरा अंडर कंट्रोल आ गया, सो फार इज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल हो गया। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 16 पे लाने के लिए, 16 से 5 पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर, या लाइक्लीहुड कम कर दें या कॉन्सिक्वेंसेस कम कर दें या दोनों कम कर दें। हाँ, या लाइवलीहुड या कॉन्सिक्वेंसेज या दोनों। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ
4 मल्टीप्लाई बाय 4 था ना, तो इस 4 की जगह मैं 1 कर दूं, इसको 4 ही रहने दूं, आंसर 4 आ गया मेरा, यानी मैंने लाइक्लीहुड को कम कर दिया, तो मेरा जो रिस्क था वो ओवरऑल एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल हो गया, ये सो फार इज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल हो गया। समझ आती है बात? अच्छा, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि अगर लाइक्लीहुड नहीं कम करता तो मैं किसी तरह से ऐसे कंट्रोल में ये लगाऊं जिससे मेरा कॉन्सिक्वेंस 1 हो जाए, तो अल्टीमेटली फिर भी मेरा रिस्क कम हो जाता है, 4 हो जाता है। और लास्ट में मैं ये कहता हूँ कि मैं दोनों को ही थोड़ा थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं लाइक्लीहुड को भी 2 कर देता हूँ और मैं कॉन्सिक्वेंस को भी 2 कर देता हूँ, तो फिर भी मेरा रिस्क जो है वो एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल हो गया है। यानी कि मैं या लाइक्लीहुड या कॉन्सिक्वेंस या दोनों को कम करके अपना ओवरऑल रिस्क कम कर सकता हूँ। लेकिन बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि मैं कम करूंगा कैसे? मैं कम करूंगा बाय अप्लाइंग सुटेबल एंड सफिशिएंट कंट्रोल मेजर्स। ये बात समझ में आती है? मैं उस हैजर्ड के अकॉर्डिंग सुटेबल एंड सफिशिएंट कंट्रोल मेजर्स लगाऊंगा इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्पेसिफिक हैजर्ड अराइजिंग फ्रॉम दैट एक्टिविटी। ठीक है। और ये जो रिस्क बच जाएगा ना पीछे, ये कितना अभी बच गया मेरे पास? 4 बच गए। आफ्टर अप्लाइंग दोस कंट्रोल मेजर्स, सुटेबल एंड सफिशिएंट कंट्रोल मेजर्स, जो रिस्क मेरे पास बकाया बच गया वो कहलाता है रेजिडुअल रिस्क। आफ्टर अप्लाइंग सुटेबल एंड सफिशिएंट कंट्रोल मेजर, जो भी रिस्क मेरे पास रह जाएगा वो मेरा रेजिडुअल रिस्क होगा। यहां तक कहानी समझ में आती है कि नहीं आती है? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, वही बात बता रहा था कि 1 का मतलब है सबसे कम, एक्सट्रीमली अनलाइकली, और 5 का मतलब है वेरी प्रोबेबली, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसा होगा एक्सीडेंट। यहाँ पे सिविरिटी का 1 से मतलब देखिए कि बहुत कम इंजरी, वेरी माइनर इंजरी आएगी, और बढ़ते बढ़ते 5 तक जब जाएगी तो ऐसी इंजरी होगी जो आपको परमानेंटली या टेम्परेरी डिसेबल कर सकती है। तो इस तरह से आपका रिस्क बढ़ेगा या कम होगा। और इन दी एंड अगर ये रिस्क मैट्रिक्स आप देखें तो एक्स एक्सिस पे लाइक्लीहुड रख रहा है वो 1 से लेकर 5 तक, वाई एक्सिस पे सिविरिटी रख रहा है 1 से लेकर 5 तक, और ये कह रहा है कि अगर लाइक्लीहुड हो 2 और सिविरिटी हो 3 तो आपका रिस्क कितना बनेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। अगर लाइक्लीहुड है 3 और आपका सिविरिटी भी है, सिविरिटी है 4, तो आपका क्या निकलेगा? इसको मैं जरा एडवांस लिखूंगा। आपके पास मैंने बताया कि यार इस तरह सिविरिटी आपके पास 3, लाइक्लीहुड वुड भी आपके पास 3, तो जब आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपके पास क्या आएगा? हमारा रिस्क कितना आएगा? 9। सिमिलरली आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 4 है लाइक्लीहुड, लेकिन आपका जो सिविरिटी लेवल है वो है 2, तो आपके पास टोटल रिस्क कितना बना? 8। ये क्लियर हो रही है बात किस तरह बनी हुई है रिस्क मैट्रिक्स? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह ग्राफ नहीं बनते उस तरह ये रिस्क मैट्रिक्स। ठीक है। और इसमें ये चीज देखें कि क्या सिग्निफाई करी है, जो ग्रीन कलर्स हैं यहाँ पे ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि ये सेफ कंडीशन है, एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। जब ये येलो और ऑरेंज की तरफ जाता है तो येलो में कहते हैं टॉलरेबल। टॉलरेबल का मतलब है कि काबिल बर्दाश्त है, लेकिन ज्यादा लंबे अरसे के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म इसको एक्सेप्टेबल बनाना है तो आपको इस कैटेगरी में लाना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको एक्सेप्टेबल लेवल पे लाना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है ना, रेड वाला सीन, इस पे तो काम हो ही नहीं सकता 2025। ठीक है, तो आपने ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं कि आपके पास ओवरऑल रिस्क कितना निकल रहा है और वो रिस्क सो फार इज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल है कि नहीं है। अगर वो सो फार इज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल है तो यू कैन डू योर वर्क इजीली, अदरवाइज आपके कंट्रोल मेजर्स इनफ नहीं है, आपको एडिशनल कंट्रोल मेजर या कोई कंट्रोल मेजर ऐसे लगाने पड़ेंगे जिसकी वजह से ये सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए भाइयों इतना ही है। कल हमने एक चीज में लास्ट बता देता हूँ, फिर हम अपनी बात दोबारा कंटिन्यू करते हैं। लास्ट ये चीज है कि ये जो वर्ड है लिखा है ना इधर प्रिकॉशंस का, ये अभी हमने डिस्कस करना है। मैंने अभी सिर्फ डिस्कस किया है एवेलुएटिंग द रिस्क, यानी रिस्क को जांचना। रिस्क को तो हमने जांच लिया, देख लिया लाइक्लीहुड और सिविरिटी को कैसे जांचते हैं, लेकिन ये जो प्रिकॉशंस का वर्ड है यहाँ पे, प्रिकॉशंस का मतलब है एहतियात, प्रिकॉशंस का मतलब है कंट्रोल मेजर्स, जिसको सेफ्टी के टर्म में कहते हैं जनरल हिरार्की ऑफ कंट्रोल।
तो रिस्क कितने हैं और रिस्क के कंट्रोल, रिस्क तो हम निकाल लेंगे, उसके बाद हमने लगाने हैं उसकी कंट्रोल मेजर जो कि हमें जनरल हिरार्की ऑफ कंट्रोल बताएगी, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपी। दिस इज आवर जनरल हिरार्की ऑफ कंट्रोल, जहां से हम अपनी कल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जी किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, क्वेश्चन पूछ रहा था कोई? अच्छा यार, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साथ ही करें, ठीक है, डिले नहीं करना इसमें, आज ही तैयार करें, क्योंकि ये चीज़ फिर भूल जाएगी और फिर मतलब हम आगे बात को रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1-1.5 घंटा निकालें अपनी ज़िंदगी का और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। प्रिपेयर क्या करना है, आपने पढ़ना है, 1-1.5 घंटा भी ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे कम टाइम में हो सकता है। अच्छी तरह से पढ़ें, समझे कि रिस्क असेसमेंट क्या चीज़ है और रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाकी मैं रिकॉर्डिंग्स भी आपको भेज देता हूँ। बर्दाश्त करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।